आप में से अधिकतर लोग तो जानते ही होंगे कि भारत का जो नक्शा हम देखते हैं उसमें से 78,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का और 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है। जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है उसे पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसे चीन ने हथिया लिया उसे अक्साई चीन कहते हैं। पीओके देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलतियों के कारण 1947-48 में हमारे हाथ से निकल गया। वहीं 1962 की लड़ाई में चीन से हार का सामना करने के बाद अक्साई चीन पर चीन ने अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त चीन के पास हमारी एक और भूमि है, यह पीओके का ही हिस्सा था जिसे पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। नमस्कार, मैं हूं राजन झा और दक्षिण पंथ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सच्चा भारतीय देश की उन्नति और सुरक्षा के साथ साथ यह भी चाहता है कि भारत पीओके पर अधिकार करके पूर्व में की गई एक और गलती सुधार ले। 10 साल से देश में पीएम मोदी की सरकार चल रही है। जैसे जैसे मोदी सरकार ने निर्णय लिए वैसे वैसे इस लिस्ट में टिक लगता चला गया। इस पूरी सूची में अब कुछ ही बिंदु रह गए हैं, जिसमें एक है पीओके पर अधिकार। लोगों को विश्वास है कि मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल में पीओके को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से मुक्त कराने में सफल रहेंगे। पीओके में उसकी एक झलक आजकल दिख रही है। इस मानचित्र को एक बार फिर से देखिए ताकि आपको पता चले कि हम किस स्थान की बात कर रहे हैं। यही है पीओके का मुजफ्फराबाद, जहां सबसे अधिक हिंसा की खबर है। इस हिंसा को पाक अधिकृत कश्मीरियों की बगावत का भी नाम दिया जा रहा है। मेरे भाइयों, आप एक चीज का ख्याल रखें, आप और एक सोच के साथ चलना है। आप सबने ये तय कर लेना है। अब जो सवाल आपके मन में आ रहा होगा वह ये कि इस बारूद को आग कैसे लगी। कंगाल पाकिस्तान ने पीओके के लोगों पर नए टैक्स लाद दिए। पहले ही से महंगाई की मार झेल रही जनता सड़कों पर उतर आई और विरोध शुरू हो गया। हजारों लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने इन्हें रोक दिया, जिससे लोग भड़क गए। 11 मई को विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जो अब तक जारी है। इस दौरान कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। इस झड़प में पाकिस्तान के एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि 3 से 4 प्रदर्शनकारियों के भी मौत की सूचना है। नापाक आर्मी और वहां की पुलिस इन प्रदर्शनों को कुचलने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वहां लोगों को बुरी तरह मारा जा रहा है, लोगों को घरों में कैद किया जा रहा है। पीओके का सच दुनिया तक ना पहुंचे, इसके लिए इंटरनेट तक बंद किया जा चुका है। जाहिर है बगावत की यह आग पीओके के कोने कोने में फैल चुकी है। ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर तक पीओके लेने की बात मुक्त कंठ से कह चुके हैं, पीओके में जारी हिंसा ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। यही कारण है कि आनन फानन में पीएम शहबाज शरीफ ने पीओके के लोगों की मांग मानने के संकेत दिए हैं। आज के इस वीडियो में पीओके को लेकर इसके हर पहलू को समझने का प्रयत्न करेंगे। हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए वर्तमान के परिदृश्य में इसको जोड़कर देखेंगे कि भारत के लिए पीओके हासिल करने की कितनी संभावनाएं हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट रिटायर्ड मेजर अमित बंसल। मेजर अमित बंसल भारतीय सेना के एक युद्ध अनुभवी सैनिक हैं। वे जियो स्ट्रेटेजी यानी भू रणनीति और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं और देश ही नहीं विदेश तक के ख्याति प्राप्त मीडिया घरानों के लिए लेख लिख चुके हैं। इतना ही नहीं, वे MPIDSA और चैथम हाउस लंदन जैसे प्रतिष्ठित थिंक टैंक ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। दक्षिण पंथ पर एक बार फिर से आपका स्वागत है सर। 6 दिसंबर 2023 को देश के गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में कहते हैं कि पीओके की समस्या पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वजह से हुई। पूरा कश्मीर हाथ आए बिना सीज फायर कर लिया गया था, वरना वो हिस्सा पीओके न होकर कश्मीर होता। ये बाइट पहले सुना देते हैं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया। और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। ये क्या कहानी है सर? क्या हुआ था? कैसे पीओके हमारे हाथ से निकल गया और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके लिए कैसे जिम्मेदार हैं? राजन, जब हम पीओके की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें कश्मीर का जो विलय है उसको याद रखना होगा,
क्योंकि सारी की सारा घटनाक्रम जो है वो कश्मीर के विलय के समय से ही इसके आसपास घूम रहा है। पर यहां मैं उन रॉ फैक्ट्स को बात करूंगा जो रॉ फैक्ट्स हैं और जो मेरे हिसाब से आज जो कश्मीर की समस्या है, चाहे वो आतंकवाद हो चाहे वो पीओके हो, उसके लिए जिम्मेदार है। और मैं उनको तीन अलग अलग हिस्सों में कहूंगा। मेरा जवाब थोड़ा लंबा हो सकता है ये, पर मैं इसको तीन अलग अलग हिस्सों में कहूंगा। पहला हिस्सा वो जो कि 1948 में विलय से पहले हुआ। विलय से पहले बहुत सारी गलतियां हुई हैं और शायद वही कारण था जिसकी वजह से विलय में कुछ डिले हुआ, विलय में कुछ देरी हुई और पाकिस्तान को अपने कबायलियों को भेजने का मौका मिला। दूसरा जो घटनाक्रम है वो जो गलतियां हमारी विलय के दौरान हुई, विलय को जो हमने जो जिस तरह से हैंडलिंग की विलय की, वो हमारी गलती हुई। और तीसरी गलतियां वो जो विलय होने के बाद, जब हमारे हाथ में फिर भी चीजें कंट्रोल में थीं, हम चीजों को सुधार सकते थे, तब की गई। तो मैं सबसे पहले उन घटनाओं के बारे में बात करूंगा जो कि वो घटनाएं हैं जो विलय से बहुत पहले हुई। और मैं 1948 में विलय से 2 साल पहले लेकर के जाता हूं। शेख अब्दुल्ला थे और शेख अब्दुल्ला ने अपनी एक जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी, जिसका बाद में उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से एक अलग अपना दल बना लिया था। वो बार बार कहते थे कि राजा का शासन समाप्त होना चाहिए, राजा का शासन समाप्त होना चाहिए। और उनका एक भाषण था जो उन्होंने दिया था 16 मई 1946 को। मतलब आप समझें कि विलय से लगभग 2 साल से भी पहले और भारत की आजादी से 1 साल से भी पहले उन्होंने कहा कि हमें पैरामाउंटेसी खत्म करनी है, क्योंकि तब तक लोगों को पता लग गया था कि अगले 1 साल के अंदर तो ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने एक खुले आम भाषण दिया और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति के साथ ब्रिटिश सत्ता की संधियों से बंधे देशी राजाओं की सत्ता भी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा जब ब्रिटिश सत्ता खत्म हो जाएगी तो जो ऐसे राजा हैं जिनके साथ में ब्रिटिश सत्ता की संधियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी और जो सरकार है वो जनता के हाथ में आ जाएगी और इसकी वास्तविक अधिकारी जनता है। उन्होंने बार बार कहा कि जब देशी रियासतें खत्म हो जाएंगी तो कश्मीर भी पूरा मुक्त हो जाएगा। और उन्होंने बहुत स्पष्ट की तरीके से कहा कि जो अमृतसर की संधि थी, जो कि अंग्रेजों के और इनके बीच हुई थी 16 मार्च 1846 को, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य बनाया गया था और उसको गुलाब सिंह को दिया गया था, इसको फाड़कर फेंक दिया जाए। अब जब इनका ये बयान हुआ तो उसके दो रिपरकशंस होते हैं। पहला रिपरकशन ये हुआ कि जो महाराजा हरि सिंह बैठे हुए थे अपने श्रीनगर पैलेस में, उनके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आई, एक असुरक्षा की भावना आई। उनको लगा कि ये लोग मुझे उखाड़ कर फेंक देंगे, मेरी राजशाही है वो खत्म हो जाएगी। और चूंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि शेख अब्दुल्ला के शब्द जो हैं बगावत के शब्द हैं। तो इमीडिएटली जब वो निकले वहां से दिल्ली के लिए, तो उनको 19 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके और राजद्रोह का आरोप लगाया गया शेख अब्दुल्ला के ऊपर। अब चूंकि नेहरू शेख अब्दुल्ला के बहुत अधिक करीबी मित्र थे, तो नेहरू पागल हो गए इस बात में। उन्होंने लगातार ये कहा कि हम खुद शेख की पैरवी करेंगे, हम कश्मीर जाएंगे। और जो उन्होंने जिस तरह का एग्रेशन दिखाया, उससे फिर महाराजा के दिमाग में एक और इनसिक्योरिटी की भावना है। उनको लगा कि यार ये जो नेहरू है, चूंकि नेहरू को ऑलरेडी प्रधानमंत्री मनोनीत किया जा चुका था, उनको इंटरिम गवर्नमेंट का हेड मनोनीत किया जा चुका था, क्योंकि 15 अगस्त को देश को आजादी मिलनी थी और 2 सितंबर 1946 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक लगभग लगभग जो 1 साल का समय था, उसमें इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसका अध्यक्ष नेहरू को बना दिया गया था। तो महाराजा को लगा नेहरू चूंकि मेरे अगेंस्ट हैं तो मेरी सरकार को उठा खड़ा करके फेंक देंगे और ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बहरहाल नेहरू के पैरवी के बावजूद भी शेख अब्दुल्ला को कैद हो गई, जुर्माना हो गया। तीसरी गलती भारत की आजादी से 15 दिन पहले 30 जुलाई 1947 को हुई। ये कब हुई? खाली इसमें नेहरू की गलती नहीं है, इसमें गलती है महात्मा गांधी की भी। महात्मा गांधी श्रीनगर पहुंचे 30 जुलाई को और वो जाकर के बेगम अब्दुल्ला, जो शेख अब्दुल्ला की बीवी थी, उनको मिली। उनको मिलकर उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और मैं आपके जो आपका स्ट्रगल है, आपके हस्बैंड का जो स्ट्रगल है, उसके साथ हूं। महाराजा हरि सिंह ने उनको इनवाइट किया कि आप आइए एक गेस्ट के तौर पर मेरे महल में आइए, मगर गांधी जी ने मना कर दिया। और गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं तब तक आपकी मेजबानी स्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि जनता आपको स्वीकार ना करे। आप अपनी जनता को खुश कर दीजिए तो मैं आपके साथ आकर के रहूंगा। जो महाराजा थे उनको ये भरोसा हो गया कि भाई जिस दिन देश आजाद हो जाएगा उस दिन ये लोग मुझे उखाड़ करके फेंक देंगे और मैं किसी भी स्तर का नहीं रहूंगा, मेरी कोई हैसियत नहीं रहेगी। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ। तो समस्या थी, केवल 3 रियासतें थी जिनकी समस्या थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर।
ये तीनों रियासतों में एक समानता थी, वो ये थी कि शासक एक धर्म का था और जनता दूसरे धर्म की थी। मेनली हैदराबाद में जो जनता थी वो थी हिंदू, हैदराबाद रियासत में, और जो शासक थे वो मुस्लिम थे। जूनागढ़ में जनता हिंदू थी, शासक मुस्लिम थे। जम्मू कश्मीर में शासक हिंदू थे और जनता मेनली प्रेडोमिनेटली मुस्लिम थी। अब ये सारी चीजें हुई, सरदार पटेल ने कहा मैं इसको हैंडल करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि नेहरू का लगाव बहुत ज्यादा था, नेहरू का एक लगाव शेख अब्दुल्ला के साथ भी था, तो उन्होंने कहा इसको मैं हैंडल करूंगा। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और उसके 1.5 महीने के बाद 29 सितंबर 1947 को शेख अब्दुल्ला को बिना किसी शर्त के जेल से रिहा कर दिया गया। अब महाराजा को डर लग रहा था कि यार मेरा तो सारा सूपड़ा साफ कर दिया जाएगा, सारी जनता मेरे खिलाफ हो जाएगी। तो उन्होंने एक स्टैंड स्टिल समझौता साइन किया कि भाई मैं अपनी यथास्थिति बनाए रखूंगा, ना मैं पाकिस्तान में जा रहा हूं ना मैं हिंदुस्तान के साथ जा रहा हूं, क्योंकि इंडिया की तरफ से उनको ये इंडिकेशन मिल रहे थे कि अगर मैं इंडिया में शामिल होऊंगा तो मेरी राजशाही खत्म कर दी जाएगी। अब पाकिस्तान भी चाहता था कि ये कश्मीर मेरे साथ विलय हो जाए, तो उन्होंने कश्मीर जो जिन्ना का मिलिट्री सेक्रेटरी था, जिन्ना ने 24 अगस्त आजादी के मात्र 9 दिन के बाद अपने मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल विलियम बर्नी को कश्मीर भेजा। अब बर्नी साहब गए कश्मीर और उनको राजा ने मना कर दिया कि भाई मैं तो आपके साथ शामिल नहीं होऊंगा। अब चीजें गड़बड़ होने लगी और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय लियाकत अली खान, उन्होंने बैठे और सेना के मुस्लिम अधिकारी बैठे, उन्होंने कहा भाई अगर आप कश्मीर हमारे पास शामिल नहीं होता है तो हम इस पर हमला कर देंगे। और इस हमले के सूत्रधार कौन थे? मिस्टर कयूम खान, जो कि नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल प्रोविंस के रहने वाले थे और वो पाकिस्तान में एक नेता थे। कयूम खान ने ही सारे के सारे कबायलियों को अरेंज किया, पूरे नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल प्रोविंस से वो कबायलियों को लेकर के आए, राशन पानी लेकर के आए और हजारों ट्रकों में भर के उनको उन्होंने कश्मीर में भेज दिया। कार्रवाई सारी हुई और कबायलियों ने सारा इलाका लूटा, मुजफ्फरबाद लूटा और फाइनली वो 24 अक्टूबर की शाम तक बारामूला क्रॉस करके श्रीनगर से केवल 50 मील दूर पहुंच चुके थे और बड़ा क्रिटिकल स्थिति थी। राजा हरि अब सिंह की ये जो आर्मी थी उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया उनको, वो कैसे नहीं, अंदर आते चले महाराजा गए? हरि सिंह की जी राजन, महाराजा हरि सिंह की जो आर्मी थी, जैसे मैंने कहा, प्रीडोमिनेंटली उसमें सबसे अधिक तादाद में लोग जो थे वो मुसलमान थे। तो उसमें से अधिकतर लोगों ने वो या तो अपनी जगह छोड़ करके हट गए या फिर उन्होंने इस लड़ाई में कबायलियों का साथ दिया, क्योंकि वो भी चाहते थे हम किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। अब सारा घटनाक्रम है जो दूसरी स्तर पे आता हूं, जो है विलय का काम, विलय की सारी जो कार्रवाई। जब ये लोग श्रीनगर से 50 मील दूर पहुंचे तब महाराजा हरि सिंह को डर लगा कि भाई अभी तो ये लोग काट पीट करके मार करके, क्योंकि घटनाएं उनके पास खबरें सारी पहुंच रही थी, जिस तरह से मुजफ्फराबाद में उन्होंने लूटपाट और बलात्कार किए, जिस तरह से उन्होंने बारामूला में लूटपाट और बलात्कार किए, तो उनको लगा कि ये जो कबायली अगर श्रीनगर पहुंच गए तो ये मेरे परिवार को भी मार देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अभी मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। 24 अक्टूबर की शाम को भारतीय सेना के जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कश्मीर पे हमला हुआ है। उन्होंने उस समय में जो गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन को ये बताया और सारी चीजें हुई। अब आप बात आती है विलय की। 24 अक्टूबर की रात को ही महाराजा ने फोन किया और महाराजा ने कहा कि मैं भारत में अपने इस विलय को स्वीकार करता हूं और प्लीज मेरी हेल्प करिए, प्लीज किसी तरह से सेना भेजिए। यह बात हुई 24 और 25 अक्टूबर की रात को, जब कबायली कश्मीर श्रीनगर से 50 मील दूर थे। अगर उस समय सेना को भेज दिया जाता तो शायद पीओके बनता ही नहीं, हम अपनी पूरी इलाके को वापस ले सकते थे। लेकिन नेहरू ने क्या कहा? अब ये नेहरू की दूसरी गलती हुई। नेहरू ने क्या किया? नहीं, मैं इस वर्बल मर्जर को नहीं मानता हूं और मैं तब तक अपनी सेनाएं नहीं भेजूंगा जब तक कि महाराजा प्रॉपर तरीके से विलय के समझौते पर दस्तखत नहीं करते। 24 तारीख की रात को ये बात हुई। 25 तारीख को उन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार कराए, एक दिन डॉक्यूमेंट तैयार करने में लगा दिया और 26 तारीख को 2 दिन के डिले के बाद भारत सरकार के जो उस समय में उनके सचिव थे वीपी मेनन, वो दिल्ली से श्रीनगर गए। 26 तारीख को उन्होंने महाराजा के साइन कराए विलय के दस्तावेज के ऊपर। 26 अक्टूबर को उसको लेकर के वापस आए। 27 अक्टूबर की सुबह उस पर माउंटबेटन ने सिग्नेचर किए। उसके बाद ही नेहरू ने अलाउ किया कि मेरी सेना की टुकड़ी श्रीनगर भेजी जाए और इस तरह से 24 तारीख को विलय के लिए एग्री कर लिया था महाराजा ने। लेकिन 27 अक्टूबर की दोपहर को पहली टुकड़ी भारतीय सेना की श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतर सकी और जो 2 और ढाई दिन का जो लेट था, जो डिले था,
जो देरी थी, ये देरी बहुत महंगी साबित हुई, जिसकी वजह से आज पीओके इस हमारे देश से कट गया है। और एक और बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, एक चालाकी, जो अब ये चालाकी माउंटबेटन की थी या ये चालाकी नेहरू की थी, इसको कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो जन्म संग्रह का अपना विलय का जो डॉक्यूमेंट था, जब उस पर माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए तो उन्होंने हस्ताक्षर करते समय साथ में उसके डॉक्यूमेंट के साइड में लिखा, एक्सेप्टेड सब्जेक्ट टू प्लेबिसाइट इन ए रेफरेंडम, जनमत संग्रह की शर्त पर स्वीकार। सर कुछ पर इतिहासकार जनमत ये कहते संग्रह की बात तो यूएन से आई थी ना शायद, ऐसा कुछ? यूएन से पहले जनमत संग्रह की जो बात है वो विलय के डॉक्यूमेंट में भी है। विलय का जो डॉक्यूमेंट है, अगर भारत सरकार उसको कभी सार्वजनिक करेगी तो उसमें जहां आप देखेंगे माउंटबेटन ने सिग्नेचर किए हुए हैं, माउंटबेटन के सिग्नेचर के साथ में उन्होंने एक हाशिए पर लिखा हुआ है, जनमत संग्रह की शर्त पर स्वीकार। ये बात है 27 अक्टूबर की सिग्नेचर की। और इसकी पुष्टि 2 नवंबर को, उसके ठीक 5 दिन के बाद, जब आकाशवाणी से नेहरू ने अपना प्रसारण किया था, देश के नाम संदेश दिया था, उसमें नेहरू ने क्या कहा, नेहरू का संदेश में ऐसा मेरे पास लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। 24 अक्टूबर की रात पहली बार कश्मीर की ओर से हमसे सैनिक मदद और उसके विलय की प्रार्थना की गई। इसका मतलब नेहरू एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 24 अक्टूबर को स्वीकार किया गया, लेकिन हमने 27 को, 3 दिन के बाद, अपनी टुकड़ियां भेजी। फिर उन्होंने कहा, हमें महाराजा की सरकार से ही नहीं, जनता के प्रतिनिधियों से भी, जिसमें कश्मीर के महान नेता, आप शब्दों का गौर करिए, जिसमें कश्मीर के महान नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर शेख अब्दुल्ला प्रमुख हैं, सहायता के लिए संदेश मिले। कश्मीर सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने भारतीय संघ में कश्मीर के विलय को स्वीकार करने के लिए हम पर जोर डाला। हमने विलय को स्वीकार करने का निर्णय लिया और वायु मार्ग से सैन्य टुकड़ियां भेजी, लेकिन हमने यह शर्त रखी, अब गौर करिएगा राजन इस बात के ऊपर, लेकिन हमने यह शर्त रखी कि बाद में शांति और व्यवस्था कायम हो जाने पर कश्मीर की जनता को ही विलय पर विचार करना होगा। और इस नीति के अनुसार हमने विलय के दस्तावेज में एक परंतुक जोड़ दिया। और यह हुई दूसरी गलती। 2 बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई। चलिए कोई बात नहीं, भारतीय सेना बड़ी काबिल थी और भारतीय सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, धीरे धीरे अपने इलाकों को उन्होंने रिकैप्चर किया। उन्होंने श्रीनगर को पहले कैप्चर किया, फिर उन्होंने आगे बढ़ करके पट्टन को कैप्चर किया, फिर उन्होंने बारामूला को कैप्चर किया, और तब तक हम धीरे 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 उरी तक पहुंच चुके थे। परंतु उसके बाद क्या हुआ, अब मैं तीसरी बात पर आता हूं। विलय के बाद 31 दिसंबर को नेहरू मामला ले गए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में। अब सुरक्षा परिषद का एक काम होता है, जैसे आप मामला लेकर के जाएंगे, सुरक्षा परिषद बोलती है ठीक है, लड़ाई हो रही है, पहले आप युद्ध विराम कर दें, हम उसके बाद बात करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध विराम जारी कर दिया। युद्ध विराम जारी किया, उसके बाद बात चलती रही और आज हम इस स्तर पर पहुंचे हैं। अब यहां नेहरू की एक बहुत 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 बड़ी गलती हुई, इसको मैं बहुत बड़ी गलती कहता हूं। नेहरू ने जब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर इस डॉक्यूमेंट को लेकर के गए और जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को चिट्ठी लिखी, तो उसमें आप उसका रेफरेंडम देते हैं कि भाई मेरे ऊपर क्या दिक्कत हुई और किसकी वजह से मैं इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर के जा रहा हूं। उन्होंने इस मुद्दे को यूएन चार्टर के 6 चैप्टर में रखा, जबकि उसको 7वें चैप्टर में रखना चाहिए था। मैं आपको बताऊं क्या होता है। यूएन का 7वां चैप्टर है आक्रमण, अग्रेशन। अगर कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो वो सारी की सारी गतिविधियां आक्रमण के अंदर में आती हैं। और 6वां चैप्टर जो है वो है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। अगर 2 देशों के बीच में कुछ छोटे मोटे डिस्प्यूट होते हैं तो उसके लिए इंटरनेशनल पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा। तो उन्होंने जो सब्जेक्ट लाइन चूज की, जिस सब्जेक्ट लाइन के तहत वो इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर के गए, वही गलत था। अगर आप आक्रमण की बात करते तो शायद संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के तहत भारत को जवाब देने का अधिकार मिलता, पर चूंकि आपने इसका जो विषय था वही दूसरा चुना और आपने जिस कैटेगरी के अंदर इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मुद्दे को दर्ज कराया वो गलत था। ये थी तीसरी गलती। मैं मिला जुला करके ये कहूंगा कि जो गलतियां हुई हैं वो बराबर हुई हैं, लगातार हुई हैं, एक गलती नहीं है। हम जो कहते हैं कि खाली संयुक्त राष्ट्र संघ में मामले को ले गए वो गलती थी, वो गलती एक नहीं है। आपने लगातार गलतियां की, आपने विलय होने से पहले भी गलतियां की। आपने महाराजा को इस बात का डर जताया कि वो, अगर महाराजा को डर नहीं होता तो शायद वो पहली बार जब उनसे लोग बात करने गए वो तुरंत विलय कर देते और कबायली हमले की नौबत ही नहीं आती। आपने लगातार महाराजा को एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग कराई, बार बार। वो नेहरू ने भी कराई, वो गांधी जी ने भी कराई। उसके बाद जब विलय का बात हुई तो आप विलय में डिले किया, 3 दिन का डिले, आप समझिए ना, 3 दिन तो बहुत बड़ी चीज होती है।
हाँ, ठीक है। अब पीओके में जो चल रहा है वह पाकिस्तान के लिए कितना गंभीर है? क्या इसकी तुलना 1971 के बांग्लादेश से करना उचित होगा? जी हाँ, हम इसको इंडीड 1971 के या 1971 से पहले के बांग्लादेश से इसकी तुलना कर सकते हैं। मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा। जितना रिसोर्स जितना कमाता है पाकिस्तान पीओके से, वो शायद उसका 10% भी पीओके को वापस नहीं देता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजली का प्लांट 15,000 मेगावाट का पीओके में है, मीरपुर मंगला प्लांट। और आज की डेट में लगभग लगभग 70% पीओके ऐसा है जहां पर बिजली की लाइन ही नहीं है। पीओके में कहीं रोड नहीं है, पीओके में कहीं हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पीओके में कहीं कुछ सपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है। आप देखिए, जब 2005 में भूकंप आया था तो पीओके के अंदर ही लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। और भारत के अंदर उसका इफेक्ट भारत के अंदर भी था, उरी में और कुपवाड़ा सब जगहों पर। और भारत के अंदर लगभग 1400 के आसपास लोग मारे गए थे। तो आप जब इन आंकड़ों को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि कहाँ अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज थी और कहाँ अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी। दूसरा कारण, पीओके के जो लोग हैं उनको बहुत पाकिस्तानी सेना जो वहां तैनात है वो बड़े गलत तरीके से ट्रीट करती है। उनको जबरदस्ती रिक्रूट करके आतंकवादी गुटों में शामिल करा देते हैं, उनसे जबरदस्ती पोर्टर के काम कराते हैं, उनकी घरों को, उनके जमीनों को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, वहां पर अपने कैंप बना देते हैं। और ये कारण है जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तीसरा जो कारण है, पाकिस्तान में जिस तरह से आप देख रहे हैं भुखमरी है और आटा नहीं मिल रहा लोगों को और जरूरी चीजों की कमी है। तो अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम सब्सिडाइज्ड आटा देंगे लोगों को, हम सब्सिडाइज जरूरत की चीजें देंगे। और हुआ क्या, सब्सिडाइज जरूरत की चीजें अगर किसी भी देश में आती हैं या किसी भी देश में दी जानी चाहिए तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से सब जगह बराबर बांटी जानी चाहिए, जहां जितनी पॉपुलेशन है वहां दी जानी चाहिए। पर वो हो नहीं रहा था। सारा का सारा जितने भी रिसोर्सेज थे वो या तो पंजाब में दिए जा रहे थे या फिर थोड़े से सिंध के अंदर। ना तो एक भी ये सब्सिडाइज आटा, सब्सिडाइज आइटम्स ना तो नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल प्रोविंस में दिए जा रहे थे, ना बलूचिस्तान में दिए जा रहे थे, और ना ही पीओके में दिए जा रहे थे। तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं इस चीजों को, उनको कि हमें इग्नोर कराया जा रहा है। एक और फिर बड़ी बहुत गुस्सा बड़ी है। चीज है, जी। गुस्सा है। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है पीओके के लोगों की जो कि विदेशों में बैठे हुए हैं, स्पेशली मीरपुर इलाके से। और वो जो बलूच। अपने डिस्बर्समेंट भेजते हैं, फॉरेन करेंसी भेजते हैं, वो पाकिस्तानी फॉरेन करेंसी की जो आने वाली उनकी जो इनपुट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बट फैसिलिटीज क्या मिल रही हैं? कुछ नहीं मिल रही हैं। ना रोड हैं, ना हॉस्पिटल्स हैं। 2005 के अर्थक्वेक में जब लोग घायल हो गए थे, लोग मरने को बैठे थे, तो उन्होंने पाकिस्तानी आर्मियों के कैंटोनमेंट में खटखटाया कि भाई आप, आपके पास अस्पताल है, आप मेरे हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली के लोगों को यहाँ पर फर्स्ट एड दे दीजिए। आप देखिए, उन्होंने अपने कैंटोनमेंट के दरवाजे बंद कर दिए। अर्थक्वेक के बाद इलाज काफी तक सारे नहीं। वीडियो भी हुए थे जब लोग कैंटोनमेंट की दीवारों के साथ लगे हुए मर रहे थे और उनको कैंटोनमेंट में अंदर जाने की जगह नहीं मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं इन चीजों ने एक वहां के लोकल्स के अंदर एक बहुत बड़ा रोष पैदा किया, जिसकी वजह से ये उबाल पैदा हुआ और उन्होंने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बगावत की। क्या इसमें सीधे या परोक्ष रूप से भारत का हाथ है? नहीं, देखिए, ये चीजें नहीं होती, ये तो इंटरनल चीजें हैं। अगर वहां के लोग इस तरह से भड़क रहे हैं तो आप देखिए, किसी भी देश के कॉमन आदमी को ऐसा भड़का नहीं सकते हैं। कोई बाहर का देश नहीं भड़का सकता है। ठीक है, पीओके में जो बैठे हुए लोग, उनको बाहर से भड़काना इज नियर इम्पॉसिबल। तो आप ये नहीं कह सकते कि भारत का हाथ है। वो तो उनके अंदर अपना रोष है। आप उसको खाना नहीं देंगे, आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, आप रोड नहीं देंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे, आप हेल्थ फैसिलिटीज नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं लोग उबाल खाएंगे। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि पाकिस्तान का सम्मान इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है। वैसे इसे दूसरे शब्दों में डरना कहते हैं। उनके इन बातों का जवाब पीएम मोदी ने भी दिया कि पाकिस्तान ने यदि चूड़ियां नहीं पहनी तो चूड़ियां पहना देंगे। एस जयशंकर कहते हैं यह हमारा पुराना कमिटमेंट है और सभी दलों के नेताओं ने मिलकर पार्लियामेंट से एक रिजोल्यूशन पास किया था इसे लेकर। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। पीओके हमारा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पीओके हमारा है और कभी ना कभी भारत पीओके को लेगा ही, चाहे आज हो या कल हो, चाहे 2 साल बाद या 5 साल बाद। बट पीओके विल बिकम पार्ट ऑफ इंडिया इन एनी केस, वो तो उसको, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब रही बात इन नेताओं के स्टेटमेंट्स की और न्यूक्लियर वेपन्स की, मणिशंकर अय्यर, फारूक अब्दुल्ला, ये ऐसे नेता हैं जिनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो चुका है। चुनाव का माहौल है। अब जब चुनाव का माहौल है और जब ऐसे नेता हैं जिनका राजनीतिक अस्तित्व कुछ है नहीं, तो उनको खबरों में बने रहने के लिए कुछ चटखारे वाली खबरें चाहिए।
उन्होंने स्टेटमेंट दिया। आप देखिए, आप उनके स्टेटमेंट की वजह से सब लोग, ये लोग खबरों में बने हुए हैं कि नहीं बने हुए, मैं और आप इनके ऊपर बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने ये बयान नहीं दिए होते तो मैं और आप इसके ऊपर बात नहीं कर रहे होते। तो उन्होंने अपना एम अचीव किया। रही बात एटम बम की, दुनिया के इतिहास में पहली और आखिरी बार जो एटम बम का इस्तेमाल हुआ था वो जापान में हुआ था, अमेरिका के द्वारा। एटम बम की भयावहता इतनी है कि उसको उसके बाद किसी ने भी इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं जुटाई। पाकिस्तान को भी ये भी पता है कि भारत की जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज की है। अगर पाकिस्तान ने गलती से भी एक न्यूक्लियर बम फायर कर दिया तो इतने न्यूक्लियर बम उसके ऊपर गिरेंगे कि पाकिस्तान का अस्तित्व मिट जाएगा, और कोई भी देश ये नहीं चाहेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई न्यूक्लियर वॉर भारत पाकिस्तान के बीच में संभव है। पीओके लेने के लिए यदि हमने कदम बढ़ाया तो निश्चित रूप से युद्ध होगा। पाकिस्तान भले कंगाल है, परंतु अमेरिका की मदद उसको मिलती रही है। ऐसे में हमें भी आर्थिक नुकसान उठाने पड़ेंगे। दूसरी तरफ हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पर? क्या हमें अब वह जोखिम उठाने की ताकत आ चुकी है? राजन, पहली बात तो मैं कहूंगा पाकिस्तान के सपोर्ट की। मैं मानता हूं पाकिस्तान को अमेरिका का सपोर्ट है, बट आज की डेट में पाकिस्तान को अगर किसी देश का सबसे ज्यादा सपोर्ट है तो वह चीन। और चीन के इस लड़ाई में इन्वॉल्वमेंट का एक और कारण है, क्योंकि चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में लोकेटेड है। तो अगर युद्ध होगा तो उसमें जो चाइना के एसेट्स हैं उनको भी खतरा रहेगा, और चाइना के एसेट्स अगर बर्बाद होंगे तो चाइना कहीं ना कहीं इसको रिटेलिएट करेगा। अमेरिका तो खैर पाकिस्तान की मदद इनडायरेक्ट कर ही रहा है, और उसके अलावा जो अरब मुल्क हैं वो तो पाकिस्तान के साथ खड़े ही हैं। अब बात आती है लॉस की, इंडिया रहेगा नहीं रहेगा, इसमें अभी कहना बहुत मुश्किल है। अगर लड़ाई होगी तो कितने दिन चलेगी, कितने इंटेंसिटी तक रहेगी, क्या उसका रूप होगा, वो किस तरह की लड़ाई होगी, उसमें इंटरनेशनल मीडिएशन होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें अभी मेरे और आपको किसी को भी नहीं पता जाएगा। और मुझे लगता है कि भारत की जो लीडरशिप है, भारत का जो नेतृत्व है, वो इन बारों में बात में सोचने और समझने के बारे में सक्षम है, और उन्होंने जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई विचार किया होगा, और हमें इसको उन्हीं के सर, ऊपर छोड़ देते हैं तो ज्यादा बेहतर। अगर मान लीजिए हम पीओके पर कब्जा कर लेते हैं, तो क्या वहां के जो लोग हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे इंडिया को? जो देखिए, मेजोरिटी। आज से 15-20 साल पहले तक हम यही बात आज के जो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में भी कहते थे। कश्मीर वैली के अंदर जो लोग थे वो इतने होस्टाइल थे, क्योंकि उनको इस तरह से इंडोक्ट्राइनेट कर दिया गया था, उनका मन परिवर्तन कर दिया गया था, उनको लगातार उनके ब्रेन वॉश किया गया था। तो वो लगातार कहते थे, सेपरेटिस्ट जो नेता थे, हुर्रियत हुर्रियत के लोग, ये कहाँ कहते थे, ये कहते थे कि हम तो भारत का हिस्सा ही नहीं है। अभी भी तो मुख्य धारा में आए हैं ना। जी। तो मुख्य धारा में किसी को आप डंडे के जोर पर तो नहीं ला सकते, मुख्य धारा में आप विकास के तौर पर लाएंगे। और अगर पीओके के लोगों को लग रहा है कि हाँ विकास आ रहा है भारत के थ्रू, क्योंकि उन्होंने देख लिया पाकिस्तान के साथ 75 साल से हैं, कहीं कोई विकास नहीं दिखाई दिया, तो उनको लगेगा कि हाँ, अगर भारत के साथ विकास आएगा तो भारत के साथ रहेंगे, मुख्य धारा में शामिल होंगे, क्यों नहीं होंगे। क्या समझा जाए सर, ऑपरेशन पीओके कब तक शुरू हो जाएगा? देखिए, कुछ नहीं कह सकते हैं, कार्यकाल हो नहीं हो, कितने साल चले क्या नहीं चले, ये जो चीजें हैं, ये हैं यक्ष प्रश्न, इनका उत्तर किसी के पास नहीं है। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी नहीं है, प्रधानमंत्री के पास खुद भी नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें सर्कमस्टेंशियल हैं, ये चीजें घटनाओं के ऊपर आधारित हैं, और ये चीज इस बात पर डिपेंड करती है कि पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट करता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग इंडिया के जो कश्मीर है हमारा, उसके लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सारी की सारी चीजें बहुत बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, और इसका उत्तर तो शायद अब मेरे के विचार से ईश्वर के पास ही होगा कि हम इसको कब करा पाएंगे। मुक्त होगा ये बात ठीक है, भारत का हिस्सा बनेगा ये बात ठीक है, पर कब होगा ये जो टाइमलाइन है इसके बारे में कहना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, और शायद किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। देखिए राजन, संभावना है तो संभावना है, उन्हें संभावना ही रहने दीजिए, जब एग्जीक्यूशन होगा तो देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, हमारा ज्ञानवर्धन किया। तो दोस्तों, आपने रिटायर्ड मेजर अमित बंसल को सुना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप पक्के वाले राष्ट्रवादी हैं तो चैनल पर उपलब्ध अन्य कंटेंट भी देखिए, आपको पसंद आएगा ही आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए। और जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।